आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल 13 सितंबर बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में देश के 3 जवान शहीद हो गए। इनमें 2 सेना अधिकारी और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए सेना के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल और मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल मनप्रीत और जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान तीनों वीरगति को प्राप्त हुए। अधिकारी ने आगे बताया कि गडोले इलाके में आतंकियों के खिलाफ मंगलवार शाम को ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे बंद कर दिया गया। बुधवार सुबह आतंकवादियों की तलाश तब फिर से शुरू हुई जब ये सूचना मिली कि उन्हें एक ठिकाने पर देखा गया है। इसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे कर्नल मनप्रीत सिंह ने आगे से अपनी टीम के साथ आतंकियों पर हमला बोला और आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। वहीं सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा स्थितियों में हो रही प्रगति में बाधा डालने के लिए पाकिस्तान क्षेत्र में विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अनंतनाग में शहीद हुए जवानों के लिए इस समय देश भर में गुस्से का माहौल है। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने बुधवार रात पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इसका एक वीडियो न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा शेयर किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य शहीद जवान अमर रहें और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही बता दें कि मंगलवार को शुरू किए गए सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मार गिराए गए। जो दोनों आतंकवादी मारे गए हैं वे मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले थे। इनमें से एक की पहचान दी रेसिस्ट फ्रंट के कमांडर बासित डार के तौर पर हुई है, जबकि दूसरा लश्कर तैयबा का आतंकी यूजेर है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। दरअसल कल बुधवार 13 सितंबर की शाम को G20 के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी वहां मौजूद रहे। पीएम के स्वागत के लिए जोरदार नारेबाजी की गई और पार्टी में जश्न का माहौल था, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं जवानों की शहादत पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान शहीद जवानों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उन्होंने लिखा कि हिंसा के ऐसे घृणित कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों और एक डीएसपी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम इस नुकसान से बेहद दुखी हैं। हमारे बहादुरों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। 18 सितंबर को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में केंद्र सरकार द्वारा कल 13 सितंबर बुधवार को जानकारी दी गई। केंद्र ने इस विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले 4 बिलों की लिस्ट जारी की है, जिसमें एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। बता दें कि इन 4 बिलों में विवादास्पद बिल भी शामिल है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है। वहीं इससे पहले कल बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस संबंध में आमंत्रण संबंधित नेताओं को ईमेल से भेज दिए गए हैं और पत्र भी भेजे जाएंगे। संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों की जानकारी दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंततः सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के दबाव के बाद केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। कांग्रेस नेता ने बिलों की लिस्ट शेयर करते हुए आगे कहा कि फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक का इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह आखिरी क्षण में फूटने के लिए तैयार हैं।
पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। इसके बावजूद इंडिया की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगी। मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों की मीडिया ब्रीफिंग पर 2 महीने में गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कल बुधवार 13 सितंबर को कहा कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से लोगों को संदेह होता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। बेंच ने कहा कि मीडिया की खबरें पीड़ित की निजता का भी उल्लंघन कर सकती हैं। अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को आपराधिक मामलों में पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के लिए नियमावली तैयार करने के संबंध में गृह मंत्रालय को 1 महीने के अंदर सुझाव देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि सभी DGP दिशा निर्देशों के लिए अपने सुझाव 1 महीने में गृह मंत्रालय को दें। इसके साथ ही NHRC के सुझाव भी लिए जा सकते हैं। बेंच ने कहा कि इससे अपराध के मामलों में पुलिस से मीडिया को आधिकारिक जानकारी मिलने से अनुमान के आधार पर होने वाली रिपोर्टिंग में कमी आएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई साल 2024 जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। देश में होने वाले आगामी चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कल बुधवार को बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरे दौर की बैठक की। ये बैठक बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मध्य प्रदेश के लिए कुल 39 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इनमें से 36 उम्मीदवारों के नाम पर चुनाव समिति की मुहर लगी है। वहीं बाकी 3 उम्मीदवारों के नाम पर राज्य के कुछ नेताओं से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। चर्चा कर 3 उम्मीदवारों के नाम तय करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में PM मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अब ऐसे में बीजेपी जल्द ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी अपने 39 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DM के प्रमुख MK स्टालिन ने कल बुधवार को सनातन धर्म के मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए और केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना चाहिए। बता दें कि स्टालिन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में सनातन धर्म के मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और पार्टी के अन्य नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है और DM के नेता के बयान को इंडिया गठबंधन का बयान बता रही है। वहीं इस बीच कल बुधवार को DM के प्रमुख MK स्टालिन ने कहा कि हर दिन किसी न किसी केंद्रीय मंत्री ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर सनातन धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हमारे लोगों को बीजेपी की विफलता को छिपाने की इस चाल में नहीं फंसना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारतमाला और द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजनाओं सहित केंद्रीय योजनाओं में 7.50 लाख करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं का जिक्र किया और दावा किया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में इन अनियमितताओं को उजागर किया गया है। स्टालिन ने अपने बयान में आगे कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कहा जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वह इस विवाद से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।